Go through the questions of unit test before we start discussing it. सबसे पहले हम टॉर्क के डेरिवेशन को देखते हैं। हम कहेंगे कि रिजिड बॉडी को एक फोर्स लग रहा है जो इसे इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है और रिजिड बॉडी में n पार्टिकल्स हैं। तो सभी पार्टिकल्स इस फोर्स की वजह से टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे और उन सभी टॉर्क की डायरेक्शन सेम होगी। इसलिए रिजिड बॉडी पर इस फोर्स की वजह से लगने वाला टॉर्क इसके सभी n पार्टिकल्स के टॉर्क के वेक्टर सम के बराबर होगा। क्योंकि ये सारे वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो सिंपली हम रिजिड बॉडी के टॉर्क को टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल प्लस टॉर्क ऑन सेकेंड पार्टिकल एंड सो ऑन प्लस टॉर्क ऑन nth पार्टिकल लिखेंगे। फर्स्ट पार्टिकल अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पर है तो फर्स्ट पार्टिकल जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो हो जाएगा r1f1 और जो nth पार्टिकल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो हो जाएगा rnfn, जहां rn nth पार्टिकल की पोजीशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन से। फोर्स को हम न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास और फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन, सिमिलरली nth पार्टिकल का मास और nth पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन। और इसके बाद हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसी तरह से nth पार्टिकल के एक्सेलरेशन को भी r अल्फा से रिप्लेस करेंगे। यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि हम r और m फर्स्ट पार्टिकल का लिखेंगे लेकिन अल्फा सभी n पार्टिकल्स का सेम होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बचेगा अगर हम अल्फा कॉमन ले लेंगे और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी। तो इस तरीके से इसकी जगह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा यानी टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ये 3 मार्क्स का डेरिवेशन है और 2 मार्क्स का ये फैक्टर्स है। तो इस तरीके से 5 मार्क्स के इस आंसर को आप रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है और नेगेटिव साइन जो एक्सप्रेशन में आता है उसका सिग्निफिकेंस लिखना है। यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन r बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो r पोजीशन पर अगर पार्टिकल को लेकर आए हैं तो उस जगह पर मास और पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी u r और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस मास और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी u इनफाइनाइट यानी 0 होगी। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए हम इस इन्फिनिटी से r पोजीशन की जर्नी को इस पोजीशन पर जो कि अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर है फ्रीज करके वहां पर फोर्स की वैल्यू लिखेंगे और dx डिस्प्लेसमेंट देने में जो काम करना पड़ रहा है अर्थ को वो वर्क डन लिखेंगे। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो इसलिए cos 0 हो जाएगा f डॉट dx का f dx cos 0। फोर्स की जगह x डिस्टेंस पर जो फोर्स का एक्सप्रेशन है लिखेंगे और dx। अब जो कांस्टेंट टर्म्स है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ 1/x स्क्वायर dx बचेगा और इसका इंटीग्रेशन -1/x होगा। क्योंकि इनफाइनाइट से पोजीशन r तक ला रहे थे तो लोअर और अपर लिमिट रखने के बाद इस x की जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम व्हेन मास इज एट पोजीशन r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ माइनस g_m_e_m अपॉन r। Negative sign implies that mass is bound with the earth with attraction force. क्वेश्चन नंबर 3 में एक बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंका गया 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से और बताना है कि कितनी हाइट तक ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर और g 10 मीटर पर सेकंड है। एक्चुअली 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जब बॉडी फेंकी जाएगी तो वो काफ़ी ऊपर जाएगी और इतनी हाइट पर g वेरी करेगा। लेकिन अगर हमको हाइट पता करनी है तो हम 2 वेरिएबल्स को एक साथ डील नहीं कर सकते, इसलिए हम g को यहाँ पर लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक ही रास्ता अक्वायर करना है कि पहली पोजीशन जहाँ पर ऑब्जेक्ट की है वहाँ पर उसकी टोटल एनर्जी लिख दो और फाइनल पोजीशन पर टोटल एनर्जी लिख दो और फिर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ यूज़ कर लो।
जब हमने उसको v वेलोसिटी दी 10 किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसके पास अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी थी। जब वो h हाइट तक गया और उसके बाद लौटेगा अगर वापस, तो इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पर जाकर उसकी ज़ीरो हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी -GMEM/RE+H हो जाएगी। दोनों वैल्यूज़ लिखने के बाद एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इसको इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए इक्वेशन को और उसके बाद लास्ट में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए जो टर्म्स हैं उनकी। ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा इस तरह के सवालों में। देखो, सबसे पहले m कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद GME की जगह पर हम इस एक्सप्रेशन से GRE² सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके बाद ये जो GRE² है इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। जब ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके मिल गया तो अब हम इनवर्स ऑफ 1/RE+H देखेंगे कितना होता है। उसके लिए सबसे पहले इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1/RE को कॉमन लेंगे। इससे हमको ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगी। फिर RE+H की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये RE अपॉन दिस एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब फिर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। H को लेफ्ट साइड में छोड़कर जिसे कैलकुलेट करना है RE को राइट साइड में ले जाएंगे और यहाँ से RE को कॉमन लेकर इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे देखो, और लास्ट में जाकर ये काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको मिल जाएगा हाइट h का। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसमें हम किलोमीटर्स में RE को और V को रखेंगे, G को भी हम किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रखेंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा और फाइनली जो आंसर आएगा वो 2.29 × 10⁴ किलोमीटर होगा। इसके अलावा यहाँ पर G को वेरिएशन हम G का इग्नोर कर रहे हैं, इस फैक्ट को हम मेंशन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। एक बड़ी ड्रॉप R रेडियस की n³ ड्रॉप्स में, छोटी रेडियस की ड्रॉप्स में इक्वल वॉल्यूम की टूट जाती है तो कितना काम करना पड़ेगा। इस तरह के केस में पहले हमको वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप व्हेन इट वाज बिगर वन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑल द ड्रॉपलेट्स व्हेन इट इज़ ब्रोकन, वो इक्वेट करके छोटी ड्रॉप का रेडियस निकालना होता है। और n³ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो, वॉल्यूम बड़ी ड्रॉप का और n³ छोटी ड्रॉप्स का इक्वेट करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू r/n आ जाएगी। इसके बाद वर्क डन इज सिंपली T डेल्टा A, क्योंकि ये एक ड्रॉप है, इसका एक सरफेस है, सिर्फ एक सरफेस, इसलिए ये सिंपली T डेल्टा A होगा। जो छोटी ड्रॉप्स हैं उनका सरफेस एरिया एक सिंगल ड्रॉप के सरफेस एरिया से ज़्यादा होगा, तो बड़े सरफेस एरिया में से छोटा सरफेस एरिया माइनस करेंगे और इस तरीके से हमको ये एक्सप्रेशन वर्क डन का मिल जाएगा।